नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी में एक बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है और बड़ा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया है। 2 दिन पहले प्रयागराज और आज काशी, ये बैक टू बैक दूसरा मौका था जब प्रधानमंत्री ने रैली की और रैली से पहले वोटर्स के साथ सीधा संवाद किया। आप सोचिए, कहा जाता है सरकार जाति देखकर फैसला करती है, मकान हो, राशन हो, गैस का सिलेंडर हो, क्या यह किसी की जाति देखकर दिया जाता है? क्या इसमें हिंदू मुसलमान किया जाता है? जो सवाल पब्लिक के मन में होते थे वो सवाल आज प्रधानमंत्री ने पब्लिक से पूछे और पब्लिक का जवाब होता है जो जवाब होता है वो प्रधानमंत्री ने सुना और सब कुछ कैमरे पर हुआ। पहले करीब 7 मिनट की ये बातचीत आपको सुनाते हैं, इसके बाद आगे की बात। आपने कभी देखा था प्रधानमंत्री और पब्लिक के बीच इस तरह की बातचीत? जो पब्लिक के मन में सवाल है वो मोदी ने सुने, जो मोदी के दिल की बात है वो पब्लिक ने सुनी। हम भी अपनी बेटियों को बीए में कराना चाह रहे। मेरी बेटी बोलती है हम भी पढ़ के अपना कंप्यूटर चलाएंगे और प्रधानमंत्री जैसे लोग बनने के लिए ख्वाहिश है। गरीबों के लिए सर जी आप तो हमको राम जी के आज गरीबों के आशीर्वाद बने रहे तो हम और काम करेंगे। बहुत मदद मिली। आप जैसा सर जी न पहले कोई आया न अभी आएगा। चुनाव में जात और धर्म नहीं चलेगा, डेवलपमेंट बोलेगा। पहले आप मोदी की ये पूरी बातचीत सुनिए, क्योंकि ये संवाद खुद मोदी भी कभी नहीं भूलेंगे। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो सर जी आपकी वजह से हम लोग का घर बन गया और हम लोग अच्छे। पहले कहाँ रहते थे? पहले जी मट्टी का कच्चा मकान था। हाँ, और अभी पक्का घर हो गया? पक्का घर हो गया। कितना समय हुआ? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। 1 साल पूरा हो गया। बच्चों को अच्छा लगता है? बच्चों को अच्छा लगता है। ऐसा नहीं पानी बरसता था तो बहुत उसमें पानी गिरता था, इधर बिस्तरा उधर बिस्तरा, और अब हम लोग को कोई टेंशन नहीं। सब मुसीबत चली गई। सब मुसीबत चली गई। हमारे पहले सर बहुत दुखद बात है कि हमारे पास झोपड़ी थी। झोपड़ी में लेके बच्चों को पानी जब बरसता था तो इधर भीगते थे और धूप छांव का भी परेशानी रहती थी। अब जब हमें पता चला तो हम आवास बीडा ऑफिस से भरे और जब हमारे यहाँ आवास बन गया, घर पक्का मकान बन गया, हमारे परिवार अब अच्छे से जिए। कितने पैसे मिले सरकार की तरफ से आपको? सर 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए मिला? जी। और आप ठीक से मकान बनाया? जी पूरा। कुछ पैसा बचाया कि थोड़ा जोड़ना पड़ा? सर थोड़ा जोड़ना पड़ा। हाँ। जोड़ के उसमें और अच्छे से बना के बिजली पानी व्यवस्था सब कर लिए सर। सब हो गया? सर गैस भी मिल गया? सर गैस भी मिल गया। बिजली भी मिल गया? बिजली भी मिल गई। पानी भी मिल गया? जी। अब बच्चों को पढ़ाते हैं? सर बच्चों को पढ़ाते, जो मेरे पास पैसा नहीं था तो सरकार की तरफ से मदद मिली और हम घर बना लिया और इस समय अपने बच्चों को उसी पैसे बचा करके थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई में आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, सफाई का कैसे करते हैं? सफाई का घर में से निकाल के बाहर फेंकते हैं कि कहीं और करते हैं? कूड़ादान आते हैं, सब लोग सफाई वाले आते हैं। हाँ। सफाई करने लोग आते हैं, बटोर के एक कूड़ेदान रखा रहता है, उसी में कूड़ा डालते हैं और टाली वाले आकर के ले जाते हैं। सब किसी को पैसा देना पड़ा क्या? सर नहीं किसी को पैसा देना। रिश्वत नहीं देनी पड़ी? नहीं सर। किसी की सिफारिश लगानी पड़ी? सर नहीं, हम लोग खुद। किसी को ये कहना पड़ा मैं ये जात वाला हूँ, मैं वो जात वाला हूँ, मेरा जात होगा तो पैसा मिलेगा, वो जात होगा तो नहीं मिलेगा? नहीं सर, ये जात पात की कोई भेदभाव नहीं रहती है सर। सब अच्छे से हम लोग को मिल गया और इस समय हम थोड़ा ये टेंशन हमको एक भी हो गया। कहीं हिंदू मुसलमान का भेद करते हैं क्या? नहीं सर, कोई बात नहीं। कोई भेद नहीं करते? कोई भेदभाव नहीं। कोई जाति का भेद करते हैं क्या? नहीं सर, कोई। अगड़े हैं, पिछड़े हैं, नहीं सर, दलित हैं, ऐसा करते हैं क्या? नहीं सर, पहले की अपेक्षा बहुत ही अच्छा हो गया। नहीं कोई जात पात की भेदभाव होती है, हम लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं सर और काम भी अच्छे से करते हैं। नहीं, सरकार के पैसे भी भेदभाव के बिना मिलते हैं? नहीं सर, भेदभाव करते नहीं। पक्का सर पक्का। उसको आप लोग से घर मिला और हमारा बन गया, बहुत अच्छा लगता है। अब नहीं तो पहले तो घर में पानी चले जाते रहे साहब और सामने वाला देख के बहुत हंसा, ठरिया लेके जब छोपी ना सब लोग हंसा और कपड़ा वपड़ा सब भीग जात रहल। अब बहुत ठंडी भी लगत रहल। अब एक टाइम तो ठंडी में बहुत अच्छा लगता था साहब। गैस का चूल्हा है? हाँ सर। और अब खाना वाना समय पे पक जाता है? हाँ, सब स्कूल बच्चे टाइम से बना लेते। रोज क्या पकाते हैं आप? हाँ, रोज दाल चावल रोटी सब्जी, मतलब अब किसी प्रकार का सब्जी होता है वो सब्जी बन जाता है। और त्योहार के दिन क्या पकाते हैं? वही पूरी सब्जी। हमको भी पहले खपरेला था घर हमार, इस समय हमके साथ पक्का मिल गया बा, अच्छे से बाही हम। पहले तो चूहर बहा। कितना टाइम लगा घर बनाने में?
6 महीना में पूरा तैयार हो गया। 6 महीने में हो गया। हाँ, 6 महीने में पूरा तैयार हो गया। और रंग वंग अच्छा लगा दिए? अच्छा लगा है, बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। तो सब लोग देखने के लिए आते हैं कैसा घर बना है? देखने के लिए आते हैं कि तो हम तो के आवास मिल गया अच्छा से बाहू, हमके तो तू सब पक्का में रहत रहो, हम तो भाई मड़ई में रहत रहे, हमके भाई सरकार हमके आवाज दे दी है साहब लोग, नहीं तो हम कहाँ पाई गरीब आदमी। तो आपको लगता है सरकार गरीबों के लिए काम करती है? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगता है साहब। सर हम हस्तकला का सामान लगाते हैं साहबनाथ में। तो अभी आप ये स्वनिधि से कितना पैसा मिला, कैसे मिला, क्या हुआ? पहले 10,000 रुपये हम लिए थे, उसको समय से किस्त भर दिए। हमारा क्रेडिट अच्छा था, 20,000 रुपये और ले लिए हैं। अब कारोबार हमारा बहुत अच्छा चल रहा है और जितना हम आप लोगों को धन्यवाद करें उतना ही कम। आपने जो प्रेरणा दी हमको कि स्वावलंबी बनना है, उसमें हमने एक पहले छोटी सी फैक्ट्री बनाई थी। आज हमारी 6 फ्लोर की फैक्ट्री है जिसमें कम से कम 400 से 500 वर्कर काम करते हैं, जिसमें आधी महिलाएं हैं। और इसमें हमने साड़ी के कारोबार को न सिर्फ अपने देश में विदेश तक पहुंचाया है, और आपके द्वारा जो भी हमको ऋण मिला उससे हमने अपने देश की महिलाओं को, अपने शहर की महिलाओं को व्यापार के लिए, स्वावलंबी होने के लिए प्रेरित किया। जब लॉकडाउन लगा तो उसमें हमें 10,000 का लोन मिल गया सर। अब उसमें हम पहले पैसे कहाँ से लेते थे? पैसों की जरूरत पड़ी तो क्या करते थे? पहले पैसा लेते थे सर, वो गांव में छोटे छोटे 10 महिला का 12 महिला का मीटिंग बनता था, वो पैसा लेते थे 10,000 5,000 करके, वो 8 दिन पर भरते थे। पैसा नहीं रहता था तो घर से सामान उठा लेते थे, ताला लगा देते थे, गाली कुत्ता दे रहे थे, वो सब बंद कर दिए सर। तो आपका लेन देन कैसे करते हैं? कैश करते हैं कि कैश भी करते हैं, मोबाइल से भी करते हैं सर। अच्छा, हाँ तो सर। मोबाइल से आपको करना आ गया पैसा देना? हाँ सर, आ गया है। घर में परिवार के लोगों को भी आ गया? हाँ, सबको आ गया। जब ये लॉकडाउन लगा उसके बाद पेपर से लेकर के DIC ऑफिस तक में मुझे इसके बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिली, और उसमें मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में बताया गया, जिसमें कि सब्सिडी बहुत ज़्यादा है। और उसको मैंने यूज़ करके आज सर मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हैंड वॉश का। हम लोग जो गांव में जो लोग कभी हैंड वॉश साबुन नहीं यूज़ कर पाते थे, आज हम उनको लिक्विड हैंड वॉश इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री का पब्लिक में रिस्पांस कैसा है? आज काशी में मोदी का ये 9 दिनों के अंदर दूसरा दौरा था। काशी पूर्वांचल की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन रही है। आज यहां प्रधानमंत्री ने गाय की बात की, डेवलपमेंट की बात की, हिंदुत्व की बात की और योगी आदित्यनाथ के बारे में भी बात की। क्या पूरे पूर्वांचल में मोदी का जलवा कायम है? क्या पूर्वांचल में मोदी लहर चल रही है? जो बात वोटर मोदी के सामने कहते हैं, क्या वही बात मोदी के जाने के बाद भी कैमरे पर कहते हैं? देखिए काशी की इलेक्शन रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करें। 22 का महाभारत शुरू हो चुका है। यूपी का महानायक कौन होगा? आगे आगे मोदी हैं, पीछे पीछे महाराज जी हैं। मोदी ने आज बहुत बड़ी बात कही है। उनकी बोलचाल में क्या है, उनकी सोच में क्या है, आप सब जानते हैं। इन लोगों की नाराजगी अभी और बढ़ेगी। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचेगा। हैशटैग यूपी में श्वेत क्रांति टॉप ट्रेंडिंग है। हैशटैग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लखनऊ से वाराणसी तक सबके मोबाइल में एक्टिव है। गूगल ट्रेंड्स का ग्राफ देख लीजिए, योगी भी हैं, मोदी भी हैं, वाराणसी भी है। एक और ग्राफ देखिए, योगी के भी चर्चे हैं, महाराज जी भी हॉट फेवरेट हैं। योगी आदित्यनाथ ऑफिस के ट्विटर टाइमलाइन पर महाराज जी वाला टेम्पलेट है और साथ में मोदी वाला मैग्नेट है। मोदी 9 दिन में दूसरी बार बनारस पहुंचते हैं और विरोधी 40 दिन में 10 बार वाला टेक्स्ट चिपकाकर पूछते हैं, क्या यूपी से रिपोर्ट सही नहीं है? अखिलेश दोपहर 12:30 बजे कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाते हैं और मोदी की रैली के दौरान दोपहर 2:30 बजे भाजपा खत्म का हैशटैग घुमाते हैं। कैंची जीवी का सियासी राग अलापते हैं। काशी में आज जो हुआ वो मोदी के पॉलिटिकल दुश्मनों को बहुत अखर रहा है। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि प्रधानमंत्री को खुद क्राउड मैनेजमेंट करनी पड़ी। साथियों, अब मैदान छोटा पड़ गया है, जगह नहीं है,
आप वहीं पर अपने आप को संभाल लीजिए। जबकि दूसरी तरफ मोदी विरोधी एक दूसरे को ही मैनेज नहीं कर पा रहे थे। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी और आरएलडी की ज्वाइंट रैली थी, मगर दोनों पार्टियों के नेता आपस में ही पहले मैं वाला मैच खेल रहे थे। कोई स्टेज से नीचे गिरा तो कोई सीढ़ियों पर जा लुढ़का। मोदी विरोधी आपस में लड़ते हैं, जबकि मोदी एक कदम आगे की सोचते हैं। इस वक्त यूपी में मोदी का MDH प्लान एक्टिव है। M यानी महिला, D यानी डेवलपमेंट और H यानी हिंदुत्व। इस प्लान को कामयाब बनाने के लिए मोदी ने पूर्वांचल का मैग्नेट बनारस को बनाया है। मोदी के ट्वीट में इसका जवाब छिपा है, गौर से पढ़िए। डिलाइटेड टू बी इन वाराणसी वंस अगेन। दिसंबर के 17 दिनों में मोदी छठी बार यूपी के दौरे पर पहुंचे हैं। पिछले 9 दिनों में दूसरी बार बनारस आए। पूर्वांचल पर फोकस काफी ज्यादा है। मोदी को पता है अब की बार यूपी में जिसे मिला पूर्वांचल का साथ, उसी के सिर सजेगा यूपी का ताज। यूपी के 28 जिले पूर्वांचल में आते हैं, जिनमें कुल 156 विधानसभा सीटें हैं। मगर आज मोदी ने पूर्वांचल के साथ साथ पश्चिम यूपी को भी साधने की कोशिश की। यूपी की तमाम ओबीसी जातियों में यादवों की हिस्सेदारी करीब 20% है। इसलिए आज मोदी ने जैसे ही गाय का जिक्र किया, विरोधियों को निशाने पर लिया। अखिलेश से लेकर सारे सियासी कैरेक्टर्स के कान खड़े हो गए। हमारे यहां गाय की बात करना, गोवर्धन की बात करना, कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं, गुनाह बना दिया है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है, पूजनीय है। गाय भैंस का मजाक उड़ाने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि देश के 8 करोड़ परिवारों की आजीविका ऐसे ही पशुधन से चलती है। मोदी 22 वाले जिस मॉडल पर काम कर रहे हैं, उसने विरोधी खेमे में ऐसा हड़कंप मचाया है कि सबका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मोदी विरोधी अभी से डराने वाला माहौल बना रहे हैं। मोदी को दूर से नमस्कार करने की सलाह यूपी के वोटर्स को दे रहे हैं। कांग्रेस और सपा की टाइमलाइन छोड़िए, अब तो यूपी में टीएमसी वाले भी कूद पड़े हैं। दीदी की पार्टी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मोदी और योगी का डॉक्टर्ड वीडियो फैलाने लगे हैं। सबने अपनी टाइमलाइन पर फेक न्यूज की फैक्ट्री खोल रखी है। आज मोदी ने ऐसे सारे कैरेक्टर्स की पोल खोली है। यूपी की तरक्की से किसको दिक्कत है, क्या क्या दिक्कत है, सबका लेखा जोखा दिया है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क, पानी, बिजली, गरीबों के घर, गैस कनेक्शन, शौचालय, इनको तो वो विकास मानते ही नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की ये भाषा भी उनके सिलेबस में, उनकी डिक्शनरी में ये बातें है ही नहीं है। उनके सिलेबस में क्या है, उनकी डिक्शनरी में क्या है, उनकी बोलचाल में क्या है, उनकी सोच में क्या है, आप सब जानते हैं। उनके सिलेबस में है माफियावाद, परिवारवाद, उनके सिलेबस में है घरों, जमीनों पर अवैध कब्जा। मोदी के एमडीएच वाले प्लान में एच यानी हिंदू फैक्टर बहुत बड़ा है। अयोध्या की कानूनी लड़ाई में जीत से लेकर वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने तक मोदी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। यूपी में बीजेपी यही पॉलिटिकल संदेश देना चाहती है कि उसकी लड़ाई अयोध्या में राम मंदिर बनने तक की नहीं थी, बल्कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आज तंज कसते हुए मोदी ने यह भी मैसेज दिया, विरोधियों के पेट में तो अभी और दर्द होगा। सिर्फ अपना स्वार्थ सोचने वाले
इन लोगों को यूपी का विकास पसंद नहीं आ रहा। हालात तो ये हैं कि इन लोगों को पूर्वांचल के विकास से, बाबा के काम से, विश्वनाथ धाम के काम से भी आपत्ति होने लगी है। मुझे बताया गया है कि बीते रविवार काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे। यूपी को दशकों पीछे धकेलने वाले इन लोगों की नाराजगी अभी और बढ़ेगी। जिस तरह पूरे यूपी के लोग डबल इंजन की सरकार के साथ डटकर खड़े हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, और जैसे जैसे आशीर्वाद बढ़ता जाता है उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचेगा। दिल्ली से यूपी तक, राहुल से प्रियंका तक इन दिनों सब हिंदू वर्सेस हिंदुत्व कर रहे हैं। ऐसे में तय मानिए मोदी ने आज जो कहा उसके झटके विरोधी खेमे में कंफर्म है। वैसे मोदी जिस डबल इंजन की बात करते हैं उसमें महाराज जी वाला सॉलिड फैक्टर भी है। सारे विरोधी मोदी के साथ साथ योगी पर भी हमलावर हैं। हर रोज एक नया कैरेक्टर यूपी में आता है, जमकर योगी योगी करता है। एक एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का है। कांग्रेस की टाइमलाइन पर उनके वीडियो घूम रहे हैं। वो लखनऊ से महाराजगंज तक राउंड लगा रहे हैं। वीडियो में पीछे म्यूजिक लगता है और ऐसे ही एंटी योगी माहौल बनता है। इस देश में लोकतंत्र है कि क्या है? मजाक बना रखा। क्या तानाशाही चल रही है? क्या गुंडागर्दी चल रही है? क्या अपनी इमरजेंसी लगा रखी है? क्या अभी इस मंच में किसानों की बात नहीं कर सकते? समझता था योगी संत हैं, महात्मा हैं, योगी निडर होते हैं, लेकिन पता चला साहब सबसे बड़ा डरपोक यदि उत्तर प्रदेश में कोई है तो योगी आदित्यनाथ। इससे बड़ा डरपोक उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा नहीं हो सकता। आप देश के नौकर हैं, ये योगी और ढोंगी किसी के नौकर नहीं है, आप ये समझ लीजिए। आज कोई और बैठा, कल और कोई और था, आज कोई और बैठा, कल कोई और होगा। अब यूपी का राउंड लगाने वाले मोदी विरोधियों को क्या मालूम, यूपी के महाराज जी अलग ही लेवल पर बैटिंग करते हैं, कैमरे पर ट्रोल कर देते हैं। जब मेरे विपक्ष के मित्रगण सो के उठते हैं तब तक मैं कई जनपदों का दौरा कर चुका होता हूं। अब पूर्वांचल में मोदी के डी यानी डेवलपमेंट मॉडल को समझते हैं। महीने 1.5 महीने में नरेंद्र मोदी ने यूपी के लगभग हर हिस्से में दौरे किए हैं। बुंदेलखंड, रुहेलखंड और पूर्वांचल में उनके जितने भी कार्यक्रम हुए सबके फोकस में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखा गया और योगी को उसे एग्जीक्यूट करने का जिम्मा सौंपा। इसीलिए आज मोदी ने बाकायदा नाम लेकर बाबा के काम का जिक्र किया और यूपी चुनाव में महाराज जी वाला नैरेटिव सेट करते हुए विरोधियों पर हमला बोला। मैं जब काशी के उत्तर प्रदेश के विकास में डबल इंजन की डबल शक्ति और डबल विकास की बात करता हूं तो कुछ लोगों को जरा कष्ट ज्यादा ही हो जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को सिर्फ और सिर्फ जाति, पंथ, मत, मजहब के चश्मे से ही देखा। इन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि यूपी का विकास हो, यूपी की आधुनिक पहचान बने। पहले की सरकारों के समय यूपी के लोगों को जो मिला और आज यूपी के लोगों को हमारी सरकार से जो मिल रहा है उसका फर्क साफ है, उसका फर्क साफ है। मोदी का डेवलपमेंट मॉडल यूपी के वोटर्स में हिट है। भीड़ तो सबकी रैली में आती है, दावा तो अखिलेश भी करते हैं, प्रियंका भी करती हैं, मगर 22 में क्या होगा इसका फैसला तो पब्लिक को ही करना है। कुछ रिएक्शन सुन लीजिए, समझ जाएंगे यूपी में बाबा फैक्टर और मोदी फैक्टर ही सबसे आगे है।
बहुत से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट लेकर जा रहे हैं। भाई साहब आपसे ही पूछ लेते हैं, मोदी का कटआउट कहाँ लगाएंगे, क्या सोच के लेके जा रहे हैं? घर पर लेकर जा रहे हैं अपने। हाँ जी। और जहाँ हमें उम्मीद है कि जहाँ हम अपना पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर रखेंगे। वहाँ पर रखेंगे जी। इनको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं अपने देश में, तो इनका तो पूजा ही होना चाहिए। अच्छा, पूजा होना चाहिए। कितनी भीड़ थी रैली में? अरे कम से कम लाखों की भीड़ थी। हाँ जी, लाखों की भीड़ थी। जी जी। तो मोदी खुद मंच से कह रहे थे कि रुको रुको। जी जी, कि बोल रहे थे कि पर्याप्त जगह नहीं है, अपने को संभाल लो। ये छोटा बच्चा भी अपना पोस्टर लेके जा रहा है और जिनकी हम बात कर रहे थे वो मोदी जी का कटआउट लेकर निकल लिया, कह रहे हैं पूजा करेंगे। देश के विकास के लिए किया है। यदि अगर कोई मोदी जी को मतलब नहीं जानता होगा तो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो उनको नहीं जानता होगा। भगवान पे भी ज्यादा मतलब उनको लोग पूज रहे हैं, इसलिए कि उनके कार्यों को देखकर। और मोदी जी जो है विश्वव्यापी मतलब नेता हैं, वह मतलब भारत के ही नहीं, हमें लगता है दुनिया के। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ अक्सर आते रहते वाराणसी में जी। आज जब वो मंच पर आए तो जोश था जी। तो क्या ये जोश कम हुआ है या वक्त के साथ बढ़ा है? जोश हमेशा उनको देखने पर सभी का बढ़ जाता है और बिल्कुल जो है मतलब वो जो कहते हैं वो करते हैं, मतलब कोई भी जुमलाबाजी वो करते नहीं हैं। विश्व पटल के नेता हैं, कोई वो भारत के नहीं, हमें लगता है विश्वव्यापी नेता बन जाएंगे एक दिन। और जो कहा गया है कि मोदी ही मतलब देश को, विश्व को बदल सकते हैं, मोदी जी ही ऐसा कर सकते हैं और कोई ऐसा कर ही नहीं सकता है। जब रैली खत्म हो गई है तो बस में सवार वापस जा रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, नरेंद्र मोदी के इस तरह के कटआउट लगे थे पूरे रैली स्थल पर, ये अब यहाँ रखे हुए हैं। सर, इन कटआउट का क्या करेंगे? ये ले जाएंगे अपने दुकान पे लगाएंगे। हाँ। और घर पे अपने दुकान पे लगाएंगे, वहाँ से संदेश देंगे पूरे देश में मोदी का हम समर्थक हैं। जब मोदी को लेकर इतना जोश क्यों है? मोदी इतना अच्छा विकास कर रहे हैं देश के लिए। हाँ। मोदी और योगी दोनों, हाँ। मोदी योगी दोनों देश का विकास कर रहे हैं। कर रहे हैं। क्या तस्वीर नजर आ रही है नरेंद्र मोदी के आज के भाषण में? कौन सी बात याद है? अरे सब बात याद है, भविष्य बहुत उज्जवल है। हम लोग भाजपा को ही वोट देंगे, गारंटी के साथ मोदी जीतेंगे। 24 में भी, अब 22 में भी योगी मुख्यमंत्री बनेंगे। मोदी जी का इतना जलवा काहे है? जलवा है, काम है, काम किया है, काम दिखाई पड़ रहा है। हर घर में घर शौचालय बनवा दिया। क्या लोगे है, इससे ज्यादा क्या लोगे भाई? मोदी युग से पहले महिलाओं के वोट की ताकत शायद ही किसी ने समझा होगा। 14 के चुनाव में महिलाओं का वोट एक बड़ा गेम चेंजर था। ट्रिपल तलाक के कानून के जरिए तो मुस्लिम बिरादरी में बीजेपी ने सेंधमारी कर ली। अब शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल किए जाने के कदम को भी इसी रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी यूं ही ये सब नहीं कर रही है, बल्कि इसके जरिए पार्टी ने हर घर में अपना अलग अलग वोटर खड़ा कर लिया है। मोदी ने यूपी इलेक्शन के लिए एक मजबूत महिला ब्रिगेड अपने पाले में खड़ी कर ली है। ये ट्रेंड देखा गया है कि महिलाएं जातिगत आधार पर अमूमन वोट नहीं करती। ऐसे में मोदी की रैलियों में महिलाओं की जो भीड़ उमड़ रही है वो 22 के लिए बड़ा इशारा है। मोदी जी के तो जितना कहा जाए कम है। कम है, मुस्कुराहट के साथ। क्या कहेंगे, मोदी जी को देख पाए? जी सर। इससे पहले कभी देखा है? कई बार देखा है। कई बार देखा, लेकिन हर बार आते हैं? हमेशा आते हैं। अम्मा, मोदी जी की क्या बात याद है? जिंदाबाद 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 याद है? मोदी जी जिंदाबाद। महिलाओं के बीच में मोदी जी की क्या बात है? जब आप महिलाएं बैठती हैं आपस में गांव देहात में, क्या चर्चा हो रही? मोदी ठीक काम कर रहा है, कोई कमी है? सबका काम अच्छे ठीक करता है, बड़ा जो करत हो बढ़िया करत हो। क्या सम्मान मिला? बहुत सम्मान मिला, जो आज तक किसी के माध्यम से नहीं मिला था, वो मोदी जी के माध्यम से मिला। मोदी जी को सुने या पहली बार देखे सुने? पहली बार देखे सुने। अच्छा, तो क्या बात है, मोदी जी इतना फेमस क्यों है? इतना दुनिया उनके बारे में बात क्यों करती है? महिलाएं क्या आपस में बात करती है मोदी जी को लेके? अरे अच्छा है, चलो हो अच्छा है। और का यूपी के वोटर्स के बीच मोदी कितने हिट हैं आपने देख लिया। महिलाओं में मोदी की पसंद कितनी है आपने बातें सुन ली। अब जरा विरोधियों की बात करते हैं। यूपी में प्रियंका मैदान में है, मंदिर मंदिर घूम रही हैं। राहुल तमिलनाडु के चर्च के राउंड लगा रहे हैं। राहुल ट्विटर पर हिंदू और हिंदुत्व की बात तो करते हैं, लेकिन जब सीधे चर्च पहुंच जाते हैं तो बीजेपी उन्हें घेरती है, धर्म के पाखंड का आरोप लगाती है। आज भी ऐसा ही हुआ है। एक और सैंपल देखिए। हरीश रावत एक दिन पहले बगावती तेवर दिखाते हैं और जैसे ही आला कमान से बुलावा आता है, ट्विटर पर नमक मिर्च वाला टेक्स्ट चिपकाते हैं। इसका नतीजा क्या होता है? इसका जवाब उत्तराखंड बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर मौजूद है।
एक लाइन में कहें तो यूपी सहित 5 राज्यों में पब्लिक का मूड देखकर मोदी विरोधी खेमे में भारी कंफ्यूजन है। इस वक्त ये पता नहीं चल पा रहा है कि कांग्रेस का खेमा मोदी से लड़ रहा है, योगी से लड़ रहा है या किसी और से लड़ रहा है। हाँ, इतना तय है कि मोदी के सारे दुश्मन आपस में ही भिड़े पड़े हैं। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात की समीक्षा बैठक की। ओमिक्रॉन पर यह प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी समीक्षा बैठक है। इस बैठक में कोरोना प्रबंधन से जुड़े तमाम अधिकारी शामिल हुए। इस बीच मध्य प्रदेश ने आज से राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है, जबकि महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 615 नए मामले देखने में आए हैं। ओमिक्रॉन के 23 नए मामले हैं। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रात 10 बजे राज्य के टास्क फोर्स के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा बताए गए नए दिशा निर्देशों और राज्य के मौजूदा हालात पर चर्चा होगी और हो सकता है जल्दी महाराष्ट्र में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया जाए। महाराष्ट्र की सियासत के सबसे बड़े सवाल का जवाब मिल गया। उद्धव ठाकरे ठीक हैं, उद्धव ठाकरे ही सरकार चला रहे हैं। उद्धव आज कैबिनेट की मीटिंग में भी नजर आए, लेकिन उद्धव ठाकरे के सामने नई समस्या खड़ी कर दी गई है। उद्धव एक्शन में लौट रहे हैं क्योंकि प्रश्न आरक्षण का आ गया है, लेकिन उद्धव के लिए इन सबसे भी बड़ी चुनौती है कोरोना और ओमिक्रॉन का खतरा। अब यह भी खबर आई है कि उद्धव ठाकरे आज रात 10 बजे राज्य की टास्क फोर्स के साथ ऑनलाइन बैठक करेंगे। इसमें कोरोना को लेकर तैयारियों और नाइट कर्फ्यू पर कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। सर्वाइकल का ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर ने चलने फिरने से मना किया है। उद्धव सिर्फ इसलिए दफ्तर नहीं आ रहे हैं, बात बस इतनी सी है। फिर भी उद्धव की बीमारी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है। बीजेपी का आरोप है कि 46 दिन से महाराष्ट्र में हेडलेस सरकार क्यों, लेकिन आज तो हद हो गई। उद्धव की बीमारी से शुरू हुई बात बीजेपी और एनसीपी के बीच पर्सनल हो गई। मैंने कल भी कहा है कि उद्धव जी के तबीयत के बारे में हमारे मन में सहानुभूति है। सिर्फ सदन चलने के लिए सदन में कई क्राइसिस ऐसे निर्माण होते हैं कि उस पर कौन खड़ा रहे। तो चलो उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी खड़े रहे तो उनको अधिकार सौंपने पड़ते हैं। ये टेक्निकल बात है। उद्धव जी के आज जितेंद्र आवाड़े ने कहा कि आपके बाप बीमार हुए, तो काय की भाषा करते हो? मेरा बाप कोई राजकारण में नहीं आया ना, लोगों से वोट नहीं मांगा ना, चुनकर नहीं आया। आपके बाप को यदि आप उद्धव जी को बाप मानते हैं, अच्छी बात है। तो उनको किसने कहा था पॉलिटिक्स में आने के लिए? जब पॉलिटिक्स में आए हैं तो उनकी भूमिका है। और मैं भी ये कह रहा हूँ कि भाई बीमार होकर तो उन्हें आना है, नहीं आना है। और सब इतना तो उन्हें सुनिए तो इसको जल्दबाजी करते तो उन्होंने किसी को सौंपना चाहिए। मैंने तो इतना भी कहा कि आदित्य जी को सौंपना चाहिए। बात कहां से कहां जा पहुंची ये आपने सुन लिया होगा। चंद्रकांत पाटिल महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं और कल इन्हीं ने उद्धव की बीमारी की बात उठाई थी और आज उन्होंने एनसीपी के नेता और उद्धव सरकार में कैबिनेट मंत्री जितेंद्र आव्हाड पर पर्सनल अटैक का आरोप लगाकर नई बहस छेड़ दी। बात पर्सनल हो गई थी, लिहाजा आव्हाड आए और कुछ इस अंदाज में अपनी सफाई दी। आपको जब पता है मैंने ऐसी कोई बाइट दी ही नहीं, तो जब वो बोल रहे थे तभी आपने उनको रोकना चाहिए था। क्या जितेंद्र आव्हाड ने ये बोला ही नहीं है? अब वो बात खत्म हो गई। कम से कम सच्चाई के पीछे खड़े रहने के लिए आपसे इतना ही निवेदन है कि मेरा कल का बाइट आप दिखाइए और चंद्रकांत पाटिल जी का आज का बाइट दिखाइए, तो महाराष्ट्र को पता चलेगा कि महाराष्ट्र इतना बुद्धि से भ्रष्ट नहीं है कि वो कल की बात भूल जाएगा। तो जो सच्चाई है लोगों के सामने आएगी। मैं आज भी कहता हूं कि मैंने ना तो एक शब्द उनके बारे में निकाला था, ना उनका नाम लिया था। अगर वो एक भी पुरावा दे देते हैं और आप में से किसी भी के पास एक पुरावा हो, तो वो जहां से जाएंगे वहीं पे उनको रुका के उनके चरणों पे मेरा नाक रख के माफी मांग लो। महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं का सीएम बीमारी और दफ्तर नहीं आने के पीछे तर्क ये है कि कई मसले हैं जो सीएम ही देख सकते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के कामकाज पर असर पड़ रहा है और वो अपने अधिकार किसी और को देने में क्यों हिचकिचा रहे हैं। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि बीजेपी की ये सोची समझी रणनीति है। बहाना उद्धव की बीमारी का है, लेकिन कोशिश महाविकास अघाड़ी की गाड़ी को डिरेल करने का है।
दरअसल भारतीय जनता पार्टी को समझने वाले राजनीतिक पंडितों का ये मानना है कि इसमें बीजेपी का एक हिडन एजेंडा छुपा हुआ है, और वो हिडन एजेंडा ये है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 3 अलग अलग विचारधाराओं की सरकार में आपस में फूट पड़ जाए, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हो अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने का, ताकि बीजेपी अपनी सरकार बना सके। यही वजह है कि मुख्यमंत्री के गायब रहने का मुद्दा लगातार जोर शोर से बीजेपी उठा रही है। लेकिन आज आदित्य ठाकरे आए और सीएम साहब को लेकर उठ रहे सभी सस्पेंस पर ब्रेक लगा दिया। सोमवारी एक दिवस येतील असं ते ठरवतील एकदम परफेक्ट आहे वॉकिंग वगैरे सरकारी कामकाज वगैरे घरना चालू ना काल पण पीएम सरांचे रिसिव्हर होते कोणी असं काही नाही हाऊसमध्ये मंडे इज कमिंग लेट्स सी वन ऑफ द डेज। और देर शाम तक जितेंद्र आव्हाड ने कैबिनेट की वर्चुअल मीटिंग की फोटो ट्वीट कर खबर को पुख्ता भी कर दिया और विरोधियों की बोलती भी बंद कर दी। मुझे यही बताना था पूरे महाराष्ट्र के जनता को कि मुख्यमंत्री की तबीयत, उनकी शारीरिक हालत बिल्कुल सही फिट है। जो कुछ अफवाहें फैलाई जा रही है वह सरासर गलत है। राजनीति किसी व्यक्ति के से जोड़ना, उसके प्रकृति से जोड़ना, यह विकृति है। सिर्फ उद्धव की बीमारी ही नहीं, आज महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर खूब पॉलिटिक्स हुई। विधानसभा के अंदर और बाहर जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा के भीतर मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने उठाया, जिसको लेकर अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक आमने सामने आ गए और बाद में देवेंद्र फडणवीस भी मुस्लिम आरक्षण की मांग पर भड़क गए। उससे पहले ओबीसी आरक्षण से समर्थन विधानसभा के अंदर बीजेपी के विधायक सदन की सीढ़ियों पर बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, लेकिन असली बवाल विधानसभा के बाहर हुआ जब प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व में वंचित बहुजन अघाड़ी के लोग प्रदर्शन पर उतर आए। उद्धव ठाकरे के लिए आरक्षण सबसे पेचीदा मसला है। अभी मराठा आरक्षण का मामला क्लियर हुआ भी नहीं है। ऐसे में मुस्लिम आरक्षण और ओबीसी आरक्षण की मांग बड़ी चुनौती है। अब तक महाराष्ट्र में ओबीसी को 19%, अनुसूचित जनजाति को 7%, अनुसूचित जाति को 13%, विमुक्त जाति 3%, जिसमें बंजारे पारधी जातियां आती हैं, एनटीबी 2.5%, एनटीसी 3.5%, एनटीडी 2%। एनटीडी वो जातियां हैं जिन्हें नॉमेडिक ट्राइब कहा जाता है। स्पेशल बैकवर्ड 2%, एससीबीसी यानी सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास 16%। इसी के भीतर मराठाओं को दिया गया जो 50% से ज्यादा जा रहा था, इसलिए मराठा आरक्षण रोका। ऐसी 5% मुस्लिम आरक्षण की मांग उद्धव ठाकरे के लिए नई मुसीबत से कम नहीं है। इस मुल्क के 5वां हिस्सा है, अगर 5वें हिस्से को ऊपर से काट दिया जाए ना तो आदमी मर जाएगा, नीचे से 5वें हिस्से को काट दिया तो लूला हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा, बगल से 5वें हिस्से को काट दें तो आदमी का दोनों हाथ पैर कट जाएगा। तो अगर हमें इस देश को, महाराष्ट्र को डेवलप्ड बनाना है, विकसित राज्य बनाना है, तो समाज के हर व्यक्ति के साथ, हर लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। आज हाउस के अंदर मिनिस्टर साहब ने, नवाब मलिक साहब ने जवाब दिया कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन में अब नहीं दे सकते जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बढ़ाए नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कोई नई बात है क्या? ये तो कानून पहले से अगर है तो आपने लाया क्यों ये? और पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में, सरकार तो कांग्रेस की थी पहले, वहां पर इसको अमेंडमेंट कर लेना चाहिए था, फिर आपको लाकर यहाँ बेवकूफ बनाना चाहिए था मुसलमानों को। पिछले सरकार ने 16% मराठा समाज को और 5% मुस्लिम समाज को आरक्षण दिया था। हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण क्लियर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकते, ये इंदिरा जयसिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। हमें लगता है कि हमने मांग की है कि देश के आईन में, संविधान में दुरुस्ती की जाए, 50% की मर्यादा शिथिल की जाए, राज्यों को अधिकार दी जाए। अगर ये जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होता तब तक ना मराठा समाज को आरक्षण मिलेगा, ना मुस्लिम समाज को मिल सकता है। हमने मांग की है कि ये संशोधन किया जाए। केंद्र जिस दिन संशोधन कर देगा, अधिकार देगा, हम तुरंत सारे निर्णय आगे बढ़ाएंगे। भैया, हम लोग आज भी देने के लिए तैयार हैं। जो समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पे सुर्खियाँ बनाने के लिए सवाल उठा रहे हैं,
उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस विषय को जनता के सामने रखेंगे। अल्पसंख्यक मंत्री हैं नवाब मलिक। टेक्निकलिटी बताई, बात मुस्लिम आरक्षण की थी। मन माफिक जवाब मिला तो बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी अपने धुर विरोधी की तारीफ करते नजर आए। तसं आता नवाब मलिकांनी, मी त्यांचं अभिनंदन करतो आणि आभार मानतोय, सांगून टाकलं की जे आम्ही सांगत होतो या राज्यामध्ये मुस्लिम आरक्षण मिळू शकत नाही। सियासत किसे कहते हैं जान लीजिए, यही नवाब मलिक हैं। ड्रग्स और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन को लेकर देवेंद्र फडणवीस पर पर्सनल अटैक की सीरीज जारी कर दी थी, लेकिन मुद्दा मुस्लिम आरक्षण का था और जब नवाब मलिक की भाषा उनकी लाइन के मुताबिक आई तो सब भूल गए। दिलेला आहे गरीब समाजाला, त्यात मुस्लिमांना कुठे कुठे आरक्षण मिळालं याची यादी पण इथे मी दिली होती अध्यक्ष महोदय, पण राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन त्यावेळी जे आंदोलन करत होते, आता त्यांची भाषा काय झाली हे फक्त या ठिकाणी मला निदर्शनास आणायचं आहे। धर्मावर आधारित आरक्षणाला आमचा विरोधच आहे आणि तो राहील। अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने साफ तौर पर कहा कि 50% आरक्षण की मौजूदा स्थिति क्रॉस हो गई है। केंद्र सरकार की तरफ से कोई निर्णय लिया जाता है तभी आरक्षण की मियाद 50% से ज़्यादा हो पाएगी, तभी आरक्षण मुसलमानों को दिया जा सकता है। इस जवाब के बाद में पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अगर कोई ऐसी हिमाकत करेगा तो वे पुरजोर विरोध इस बात का करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।